बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे महासंग्राम की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आज तय हो जाएंगे पहले चरण की 20 सीटों पर नाम। रात 10 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है राजीव भवन में। रात 10 बजे से बैठक शुरू होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय होंगे, फिर ये सीईसी को भेजे जाएंगे। दिल्ली में 13 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होनी है, वहां पर मुहर लगेगी। मुहर लगने के साथ ऐलान का रास्ता साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण की 20 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे। रात 10 बजे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है राजीव भवन में। 10 बजे से बैठक शुरू होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय कर दिए जाएंगे, सीईसी को भेज दिए जाएंगे केंद्रीय चुनाव समिति, और दिल्ली में 13 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होनी है। तब इस पर मुहर लगेगी। मुहर के बाद रास्ता साफ, कभी भी ऐलान। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय नाम सीईसी को भेजे जाएंगे। आज 10 बजे से मंथन शुरू होगा, माथापच्ची शुरू होगी। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में बस्तर के साथ कुछ और सीटें, इसके बाद अगला चरण बाकी छत्तीसगढ़ के लिए। तो पहले चरण के नाम माना यह जा रहा है 20 नाम तय हो जाएंगे। उन नामों पर भी फोकस किया जा सकता है जहां सिंगल पैनल है, सिंगल नाम है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, क्या कुछ अपडेट? 10 बजे से बैठक, 20 नाम। देखिए, रात को 10 बजे से फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। अभी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जो है वो खत्म हुई, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, और इसके बाद में अब ये तय किया गया है कि पहले चरण की जो सीटें हैं उसको लेकर नाम तय होंगे। जो सूत्र बता रहे हैं 71 से लेकर जो 90 तक की जो विधानसभा सीट है उसमें जो है वो नाम तय होंगे, और ये करीबन 60 के करीबन जो वो हैं जो सीटें हैं उसमें सिंगल नाम तय किए गए हैं, ये कहा जा रहा है। जहां जहां पर जातिगत समीकरण को लेकर दिक्कत हो रही है या फिर कोई और दिक्कत है, वहां पर जरूर ये है कि डबल पैनल के नाम है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसके बाद आज रात को स्क्रीनिंग कमेटी में इन 20 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे और उसको केंद्रीय चुनाव समिति के पास में भेजा जाएगा। और 13 तारीख को जो सीईसी की बैठक है उसके बाद में जो है वो एक दिन बाद यानी कि 15 अक्टूबर को ये नाम जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, नवरात्रि के पहले दिन। क्योंकि कांग्रेस के पास समय भी नहीं है और नामांकन को लेकर अगर हम बात करें तो नामांकन 13 तारीख से शुरू हो जाएंगे, और एक सप्ताह के भीतर इसको कंप्लीट करना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा है कि महज 19 दिन का समय जो है वो तैयारियों के लिए बचता है। जी जी। तो ममता, एक बात, नाम जो है, कई सीटें ऐसी हैं जहां सिंगल नाम तय है। मसलन सीएम साहब की सीट है, रविंद्र चौबे की सीट है, मोहम्मद अकबर की सीट है, इन पर सिंगल नाम तो तैयार है। तो ये सीटें तो तैयार मानी जाएंगी। ममता, देखिए 13 सीटों को तो मान के ही चलना चाहिए कि 13 सीटों पे सिंगल नाम है ही। क्योंकि जो मंत्रियों के टिकटें नहीं काटी जाएगी, इसको लेकर तो पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि ये मैसेज जाएगा कि भाई अगर किसी का नाम कटता है तो उन्होंने काम नहीं किया है, तो सरकार किस बात के लिए जो है वो पीठ थपथपाते रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई ऐसे मजबूत चेहरे हैं जिनको लेकर अगर हम बात करें तो बस्तर से ये कहा जा रहा है कि करीबन 2 नाम तो कम से कम 2 लोगों के नाम कटेंगे, कम से कम 2 विधायकों के नाम जो है वो कटेंगे। और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोई कह रहे हैं कि 9 लोगों के नाम कटेंगे, कोई कह रहे हैं कि 15 से 16 नाम जो है वो रडार पर है, और जिसको बेमुरव्वत जो है उस नामों को काट दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। लेकिन बीजेपी ने कवर्धा के साजा से ईश्वर साहू को प्रत्याशी बना दिया। इससे मुद्दों की भनक मिल जाती है। बीजेपी की जबान से क्या मुद्दे निकलेंगे उसकी भनक मिल जाती है। ये ईश्वर साहू, इनका जिक्र बार बार आएगा, और इनके बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या की गूंज छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में अब तक सुनाई दे रही है। बिरनपुर हिंसा आपको याद होगी। एक दिन पहले साव साहब आए, उन्होंने किसका जिक्र किया? बिरनपुर हिंसा का। अब ये घूम घूम कर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। भुवनेश्वर के पिता हैं ईश्वर साहू, पार्टी आलाकमान को धन्यवाद दे रहे हैं, जीत की उम्मीद जता रहे हैं।
भाजपा के प्रत्याशी ईश्वर साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरह से उनकी रणनीति होगी चुनाव के लेकर। साहू जी, आपने अपना बेटा खोया है, भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया, किस रूप में आप देखते हैं? तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का उन जो शीर्ष नेता है, यानी कि हमारे जो हाई कमान है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस गरीब को जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्य चुना, मेरे को सदस्य समझा, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप एक सामान्य प्रत्याशी के रूप में सामने हैं और एक बड़ा चेहरा जो है कांग्रेस का है, उसे किस रूप में देखते हैं, आप कैसे लड़ पाएंगे? वो तो महल और झोपड़ी की लड़ाई है, हल और महल की लड़ाई है। वो हम भारतीय जनता पार्टी वो नहीं दिखते। हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे क्षेत्र का जितना भी जनता है, जनता हमारे साथ है, जनता का हमको आशीर्वाद है, जनता का हम पूरा भरोसा है। अब जनता हमारे साथ है, हम जनता को बहुत बहुत आभारी है। तो आप जो मुद्दे की अगर हम बात करें, किस तरह से वहाँ क्षेत्र में क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, लोग कितने परेशान हैं कि खुश हैं, क्या लगता है? नहीं, मुद्दा तो बहुत है हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है उससे, बहुत परेशान है उससे। और हमारी जो मेरी जो और आगे की है मुद्दा जो है, अभी हमारे भाजपा का, हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। जैसे घोषणा पत्र जारी होगा, और हमको तो उम्मीद है और हमको मालूम भी है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कांग्रेस से 2 कदम आगे रहेगा। उसकी 19 रहेंगे तो हमारे 20 रहेगा, उनकी 20 रहेंगे तो हमारी 21 रहेगा। उस हिसाब से हमारे क्षेत्र के में तो बहुत से भ्रष्टाचार है, लव जिहाद है, बहुत से ऐसे मुद्दा है तो है हमारे। उस मुद्दे को हम अभी तो नहीं कह सकते, ये हमारी जैसी ही हमारी घोषणा पत्र का आएगा उस हिसाब से हम अपनी आगे की रणनीति तैयार करें। आप नए चेहरे हैं, पार्टी ने बहुत जगह नए चेहरे को मौका दिया है, आप भी नए हैं, तो संगठन का और ये लोगों का साथ आपको मिल पा रहा है? हाँ, पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा हमारे क्षेत्र का, गांव का। हम इस टाइम हमारे क्षेत्र पूरे हमारे प्रदेश का, हमने जनता का पूरे साथ मिल रहा है। तो ये थे ईश्वर साहू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय मुद्दे हैं जिन पे किस तरह से काम नहीं है, उससे लेकर लोगों में नाराजगी है, और इन तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, और उनको पूरा विश्वास है कि जनता उन पर भरोसा करते हुए उनको जीत दिलाएगी। और बीजेपी ने एक बार फिर ननकीराम कंवर को रामपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की। कंवर ने प्रदेश में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, उन्होंने धान खरीदी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के कद्दावर और आदिवासी नेता ननकीराम कंवर को फिर से रामपुर विधायक से प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त ननकीराम कंवर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधे बात करेंगे। ननकीराम जी, पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है, फिर से टिकट दी है, किस तरीके से चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ आज की मुद्दा तो भ्रष्टाचार है। जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में किया गया है, मैं समझता हूँ मैं अपने 45-50 साल की राजनीति में नहीं देखा था। यानी खुले आम कहीं भी वसूलो। धान खरीदी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस बार भी कांग्रेस उसका समर्थन मूल्य बढ़ाई है। क्या इस मुद्दे को लेकर क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक अहम मुद्दा है इसमें। पिछले समय शक्ति क्षेत्र में मैं गया था तो पुटेकेला में एक महिला की 3.5 एकड़ जमीन, उसमें 2 एकड़ काट दिए थे। वो रो रही थी, कलेक्टर के पास में भेजा था, वो भी नहीं मानी, और सिर्फ 1.5 एकड़ का धान वो बेच पाई। और आज तो कम से कम मेरे कई पंचायत में इस तरह से पटवारी ने काटा है, और लोग लाए थे मेरे पास खसरा नंबर। पर साल उसमें धान बोया गया था, इस वर्ष धान नहीं बोया गया, मतलब उसको कटौती कर रहे हैं। ये हाल
है ना, कितना सोची समझी बेईमानी का काम हो रहा है भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार करने में ननकी राम का प्रमुख मुद्दा रहेगा, अहम भूमिका भी रहेगा। तो ये थे ननकी राम कंवर जी जो साफ तरीके से बता रहे थे कि इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा और आगे चुनाव को लेकर वो आश्वस्त है। विधानसभा चुनाव को वो जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट में से एक सीट अंबिकापुर को छोड़कर कुल 13 उम्मीदवारों को 2023 विधानसभा के चुनावी मैदान में भाजपा ने उतार दिया। इसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस कह रही है कि टीएस सिंहदेव के सामने भाजपा उम्मीदवार नहीं खोज पा रही। बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस भ्रम में है, बीजेपी के पास कमी नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि टीएस सिंहदेव की इस इलाके में खासी पकड़ है। जब सब हारी हुई सीटों में आपने डिक्लेयर कर दिए, घोषित कर दिए, तो अंबिकापुर का क्यों नहीं घोषित किया? ये भी तो 3 बार से हारी हुई सीट है। उसका कारण ये है कि टीएस सिंहदेव के कद के अनुसार इनके पास कोई प्रत्याशी ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये निर्णय ही नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी की टीएस सिंहदेव जी के सामने किसको खड़ा किया जाए। और वास्तविकता ये किसी को भी खड़ा करें। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र की है, उसमें यह है कि राजनीतिक आकार और इनका कद इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ गया है टीएस सिंहदेव जी का, कि उनके सामने कोई भी प्रत्याशी टिकेगा नहीं। भाजपा के पास हमेशा से अंबिकापुर विधानसभा में प्रत्याशी को लेकर के एक बड़ी चुनौती रही है, जिसको आज तक भाजपा उसका विकल्प नहीं खोज पाई है। एक कैंडिडेट को 3 बार मौका दिया गया, शायद कि सहानुभूति का उनको वोट मिल सके, मगर वो टीएस सिंहदेव के कद के आगे काफ़ी छोटे हुए और कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोटर हैं अंबिकापुर विधानसभा के, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। हाँ, ये ठीक है कि हम 3 बार से उसको नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2003 में हम 37,000 वोट से विधानसभा अंबिकापुर को जीते थे। कमल भान सिंह हमारे विजय दर्ज किए थे। तो ऐसा भ्रम में न रहें लोग कि अंबिकापुर सीट हम कभी जीतते नहीं हैं। ये पहली बार 2008 में जो है बहुत ही कम मतों से अनुराग सिंह जी हार गए, लेकिन हाँ, ये सही बात है कि हम 3 बार से यहाँ मतदाताओं का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहे हैं। किंतु इस बार परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं और हमारे पास कई ऐसे नाम हैं। अब हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको चयन करेगा, नाम उन्होंने सर्वे से ले लिया है और व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों से पूछताछ किया है। तो अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं में से किसी एक को चुनेंगे। किंतु हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जी है और हमारा सिंबल कमल का फूल है। और अब बात करेंगे एक ट्विटर हैंडल जिससे एक विवादित ट्वीट किया गया। विथ कांग्रेस इस नाम के ट्विटर हैंडल से सीएम शिवराज को लेकर एक विवादित ट्वीट हुआ। इसके बाद उनके बेटे कार्तिकेय सिंह ने रिएक्शन दिया। कार्तिकेय ने ट्वीट में लिखा, समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा। गुस्से में तो हूं, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की आप बात कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कितना नीचे कांग्रेस गिर चुकी है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? हालांकि अब इस ट्वीट को सोशल साइट से हटा दिया गया है। तो कितना नीचे कांग्रेस गिर चुकी है। दरअसल ये विद कांग्रेस नाम के एक हैंडल से ट्वीट किया गया और शिवराज सिंह चौहान साहब के जो बेटे हैं कार्तिकेय, उन्होंने इसे लेकर ये बात कही है। कार्तिकेय चौहान ने पलटवार किया है, अपनी नाराजगी, अपना आक्रोश जाहिर किया है। उनके पिता का मसला है। कार्तिकेय ने ट्वीट में लिखा, समझ में नहीं आता कि आप पर दया करूं या गुस्सा। और इस वक्त कार्तिकेय चौहान सीएम शिवराज के बेटे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय जी, बहुत स्वागत। और हम अभी आपके ट्वीट को लेकर चर्चा कर रहे थे। ये नाराजगी भरी बात है और बेहद दुखद और तकलीफ देह है। मध्य प्रदेश में राजनीति का स्तर कभी ऐसा नहीं रहा। कार्तिकेय जी, देखिए, सबसे पहले तो मुझे हैरत होता है कि हम किस समय में हम लोग जी रहे हैं।
ये वैचारिक मतभेद लोगों में हो सकता है, लेकिन पहले मेरी माँ पे इन लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करी, उसके बाद अब पिता का पिंडदान, पिता का श्राद्ध कांग्रेसी मना रहे। माने किस प्रकार की राजनीति और इस राजनीति से फायदा क्या है? माने ये कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता या वॉलंटियर जो भी हो, कल को ये लोग अपने घर भी जाएंगे, अपने बच्चों से नजरें भी मिलाएंगे, तो क्या ये सचमुच में नजरें मिला पाएंगे? उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये किस प्रकार की घटिया और ओछी राजनीति है, ये हम सब देख रहे हैं। और ये मैं केवल आपसे बात चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूँ, इससे कोई मुझे ना कोई चुनावी फायदा चाहिए ना कोई वो है, लेकिन ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। और कांग्रेस इस प्रकार का प्रचार करके न जाने क्या जीतना चाहती है, चुनाव या मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, लेकिन कार्तिकेय, जैसा आपने जिक्र किया, आपने साधना जी का भी जिक्र किया, ये जितनी बार भी आरोप लगाए गए, बिलो द बेल्ट प्रहार किया गया, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ज्यादातर वक्त माफी मांगनी पड़ी है। चाहे वो डंपर को लेकर कुछ कहा गया हो, अजय सिंह जो हैं चुरहट से जो आते हैं, राहुल भैया जिनका नाम है, उन्हें माफी मांगनी पड़ी, कई और नेताओं को माफी मांगनी पड़ी है। जी निश्चित रूप से, और ये कोई सिलसिला आज से शुरू नहीं हो रहा है। मैं भी 2008 में सक्रिय भले ही नहीं था, लेकिन मैं देखता था और होश थे। 2013 में भी कांग्रेस ने यही, आपने जब भी दोहराया, 2013 में भी कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई, 18 में भी कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई, और अब 2023 के चुनाव में भी। आप व्यक्तिगत हमले करना है क्या आपके पास एकमात्र रास्ता बचा है? क्या आपके पास मुद्दे, विचार, क्या इस सब की राजनीति करने में आप सक्षम नहीं है? अगर आना हो तो मैदान में मुद्दों की राजनीति करिए। मेरे परिवार ने, आखिर मेरे पिता ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि उनकी अंतिम क्रियाओं की आप दुआएं कर रहे हैं, उनकी अंतिम क्रियाओं की आप प्रार्थना कर रहे हैं? ये जायज नहीं है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। और समाज में ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे वॉलंटियर्स, ये समाज के लिए सही नहीं है। वैसे शायद ये जो विद कांग्रेस हैंडल जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें शायद थोड़ा ज़मीर या थोड़ा ईमान है। ये ट्वीट अब ये एक्स जो है ये अब हटा दिया गया है। और आपने जो सवाल किया कि क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे, ये सवाल बताता है कि टीस और पीड़ा और जख्म बहुत गहरा आपको लगा है। कार्तिकेय, मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आपको क्या लगता है, ये अति उत्साह जोश में हुआ है या साजिशन इसे किया गया है? ये जोश में नहीं है। दरअसल अपने एक और 25-20 साल हो गए कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं है। बीच में आई थी 15 महीनों के लिए और उसकी बौखलाहट दिख रही है। मैंने कांग्रेस मुद्दों की राजनीति नहीं कर पा रही, तो कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि कैसे भी करके विरोधी दल के बड़े नेताओं को मैंने वो जीने लायक ना छोड़ो और उनको इस लायक ही ना समझो कि वो जी पाए। मैंने उनकी मृत्यु की कामना ये कर रहे हैं। इस प्रकार कार्तिकेय जी, बहुत शॉर्ट में, किसी लीगल एक्शन के प्लान में आप? लीगल एक्शन नहीं, कड़ी निंदा लेकिन इसकी करूंगा मैं, और संभव हो तो बातचीत करके उसका भी रास्ता निकालेंगे। लेकिन ये इसकी निंदा मैं आज करना चाहता हूँ और समाज को मैं इनका चरित्र, इनका चेहरा और ये सब कुछ मैं समाज के सामने लाना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं, इतने घटिया किस्म के राजनीति करने वाले लोग। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिएक्शन देने के लिए। खुद कार्तिकेय हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनके शब्दों से आप समझ सकते हैं, किसी के पिता के बारे में ऐसा लिखा जाए और फिर इस तरह के राजनेता जिनकी सरलता, सहजता चर्चा बनती हो हमेशा। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, कहा कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालिया है। कांग्रेस के श्राद्ध वाले ट्वीट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, क्या हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर जाना श्राद्ध हो गया? कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की वांशिक दिवालियापन हो चुकी है। कांग्रेस पागलपन के दौर पर गुजर रही है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी छोटे मोटे हथकंडे अपना रही है। क्या कांग्रेस के नेता ये भूल गए? क्या लोकतंत्र की परिभाषा में ये सब ठीक है? एक मध्य प्रदेश का जननायक, बेटियों का और बहनों का भाई और मामा और किसानों और मजदूरों का हितैषी और 8 करोड़ जनता का जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा का श्राद्ध कह रहे? क्या हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर जाना मामा का श्राद्ध हो गया? और श्राद्ध पक्षों में भाजपा की सूची को आने का कुछ
को कड़वे दिन और श्राद्ध से जोड़ेंगे? जिंदे व्यक्तियों को आप मृत घोषित करना चाहते हो? अरे कांग्रेस और कमलनाथ इतने पागलपंत के दौर से मत गुजरो, सनातन धर्म का इतना अपमान मत करो कि पहले तुम्हारे कई लोगों ने सनातन को जो है रोग कहा, अब सनातन को मानने वाले लोगों को आप जीवित व्यक्तियों को का श्राद्ध की तुलना कर रहे हो। थोड़ी सी सोचो, सत्ता के लिए पागल मत हो। सत्ता संस्कार की बेहतर होती है, सत्ता पागलपन की बेहतर नहीं होती। पागलपन की 15 महीने की सत्ता मध्य प्रदेश। इधर छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने लिस्ट जारी की है। 17 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीएसपी की तरफ से किया गया है। नाम जान लीजिए फटाफट। नरेंद्र साहू भटगांव से, इनोसेंट कुजूर पत्थलगांव से, नारायण रत्नाकर सारंगढ़ से, सत्यावती राठिया रामपुर से, यहीं से ननकीराम कंवर साहब भी आते हैं, जय नारायण किशोर सरायपाली से, सुफल साहू खल्लारी से, लालचंद पटेल कुरूद जो चंद्राकर अजय चंद्राकर साहब का प्रभाव क्षेत्र है वहां से लालचंद पटेल, चैतराम राज पंडरिया, बहादुर कुर्रे डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी वाली सीट, जालम सिंह भानु प्रतापपुर, दिनेश कुमार केशकाल, गिरधर नेताम कोंडागांव, रामधर बघेल बस्तर, संपत कश्यप जगदलपुर, अजय कुडियम बीजापुर और मासा मडकामी कोंटा से। तो बीएसपी की ये लिस्ट आई है, 17 नाम इसमें है। बीएसपी कई सीटों पर प्रभाव डालती है छत्तीसगढ़ में। पिछले बार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के साथ मिलकर अच्छा खासा फेरबदल इस पार्टी ने किया है। और अब आपको फटाफट अंदाज में हम अपडेट किए देते हैं 25 सेकंड में खबर। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति का मंथन पूरा, रात 10 बजे से शुरू होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आज ही तय हो जाएंगे 20 सीटों पर नाम। सीएम बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया वार, लिखा अब गंगा जल पर भी लगेगा जीएसटी, क्या श्रद्धालु पूजा पाठ ना करें, बीजेपी सरकार की ऐसी लग रही मंशा। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर सीएम बघेल का बीजेपी पर वार, बोले रमन सिंह के पसंद के चुने गए कैंडिडेट। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री पर किया पलटवार। सुकमा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए नक्सलियों के खिलाफ एक्शन, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को किया ध्वस्त, नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन। महासमुंद में 40 लाख के सोने चांदी के जेवरात के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, लग्जरी कार से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ ला रहे थे ज्वेलरी, टेमरी नाके के पास कार्रवाई। कोरबा में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, आत्महत्या की वजह साफ नहीं, पुलिस ने दर्ज किया केस, पड़ताल शुरू। मनेंद्रगढ़ में बस स्टैंड पर 2 गुटों में मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की पड़ताल। रायगढ़ बैंक डकैती का एक और आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, कट्टा और कारतूस बरामद, अब तक 8 डकैत गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। बिलासपुर में जमीन बेचने के बदले हुई धोखाधड़ी, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, 3.5 एकड़ की जमीन को 16 लाख में बेचने का मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।